नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत का जीवन परिचय देखेंगे। भारत देश कैसे बना, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। इंग्लिश में इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। भारतीय महाद्वीप में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। एक नज़र यहाँ भी। भारत गणराज्य, इंग्लिश में इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। ध्वज, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। सत्यमेव जयते, इस अशोक स्तंभ इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। वाक्य है, ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। संस्कृत में इसका अर्थ हुआ सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान जन गण मन। आधुनिक मानव होमो सैपियन अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 साल पहले आए थे। 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहां से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब से यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे होते। प्रारंभिक राजनीति एकीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। अब एक नजर चार्ट में देखते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसके शब्दों में सरकार अवसर पड़ने पर परिवर्तन कर सकती है, और गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जो जन गण मन के साथ सम्मान रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ सम्मान दर्जा दिया जाएगा। प्रारंभिक मध्य कुलीन काल में एशियाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिण तथा पश्चिम तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया में मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम समाज में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया और अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को गहरे हरे रंग में दिखाया गया है। दावा किया गया कि लेकिन नियंत्रित नहीं किया गया, हल्के हरे रंग में दिखाया गया। राजधानी इसकी नई दिल्ली है। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख
कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर उचित है। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र है। आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी है। मान्यताएं प्राप्त कोई नहीं, भारत की कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा नहीं है। मान्यता प्राप्त भाषा राज्य तथा क्षेत्रीय भाषा 8वीं अनुसूची में है। स्थानीय भाषाएं 447 बोलियां बोली जाती हैं। धर्म 2011 के अनुसार 79% 8% हिंदू है, 14.2% इस्लाम है, 2.3% ईसाई है, 1.7% सिख रहते हैं, 0.7% बौद्ध हैं, 0.4% जैन है और 0.23% नास्तिकता है, 0.65% अन्य है। निवास नाम भारतीय है। सरकार संघीय संसदीय संवैधानिक गणराज्य। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.1 करोड़, 2021 में बढ़कर 140.76 करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय $64 से बढ़कर $1,498 और 2020-2021 में $2,150 शुरुआती, 2022 और 23 में $2,450 हो गई। इसकी साक्षरता दर 16.6% से बढ़कर 74.04% पुरुषों के लिए एवं महिलाओं में 64% महिलाओं की हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की है। भारतीय फिल्में, संगीत, आध्यात्मिक, शैक्षिक, वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती है। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिया। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। भारत का चीन से विवाद चल रहा है। कश्मीर क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है। भारत के वन जीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश, जिन्हें 12 तटों पर विसर्जित किए गए हैं, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। विधानमंडल, भारतीय संसद, ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, निचला सदन को हम लोकसभा कहते हैं। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से मिली हमें। अधिराज्य 15 अगस्त 1947 को, गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल 2,87,263 किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जल क्षेत्र 9.6% है। 2023 का आकलन, 2011 जनगणना। जन घनत्व 425.2 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। इस हिसाब से जन घनत्व के हिसाब से 30वां सबसे बड़ा देश है। जीडीपी 2023 में $13.03 ट्रिलियन थी। प्रति व्यक्ति आय $9,000
73, 127वां स्थान था। जीडीपी सांकेतिक 2023 में $3.737 ट्रिलियन था। प्रति व्यक्ति $2.61 601% थी। गिनी 2011 में 35.7%। भारत देश की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? भारत के दो आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मुनि के वंशज और ऋषभ देव के सबसे बड़े एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। एक उत्पत्ति के अनुसार भारत भाधनरथ शब्द का मतलब है आंतरिक प्रकाश या विवेक रूपी प्रकाश में लीन। एक तीसरा नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका अर्थ है हिंदी की भूमि। ये नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में प्रचलित हुआ। बहुत पहले भारत का एक मुंह बोला नाम सोने की चिड़िया भी प्रचलित था। मुद्रा, भारतीय मुद्रा सांकेतिक INR से संकेतित करते हैं। समय मंडल UTCI प्लस 5.5 SIT नहीं देखा गया है। दिनांक रूप DDMMY से चलता है इंडिया का। वाहन चलते हैं। दूरभाषा कोड है इंडिया का संकेतित देश का +91। ISO 3166 कोड है। इंटरनेट TLD.in इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। भारत संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है कि उत्तर भारत का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। भारत को कई अन्य नामों जैसे इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि से नाम से जाना जाता है। इसका भारत का इतिहास क्या रहा है? भारत का इतिहास लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत आधुनिक मानव या होमो सैपियन अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप दक्षिण एशिया में ज्ञात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जाति का प्राचीनतम प्रमाण जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6,500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना, घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिला है, जो भी अभी पाकिस्तान में है। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए, जो कि दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। ये 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थीं। ऋग्वेद की एक मध्यकालीन पांडुलिपि मौखिक रूप से 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। नीचे संस्कृत महाकाव्य रामायण की एक पांडुलिपि से एक चित्रण है। वर्तमान पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। ये व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन होता था। 2000 से 500 ईस्वी पूर्व तक ताम्र पाषाण युग संस्कृति से लोह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम ग्रंथ हिंदू धर्म वेदों का रचना काल माना जाता है तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृति का निवास स्थान माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिम से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ। इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई। वैदिक सभ्यता में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य तथा उनके प्रमुख मिलकर
16 कुलीन और सही राजशाही में सम्मिलित हुए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते शहरीकरण के बीच दो अन्य स्वतंत्र अवैधिक धर्मों का उदय हुआ। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म में मध्य वर्ग के अनुयायियों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। इसी काल में भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। बढ़ती शहरी संपदा के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श माना और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 30वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने अन्य राज्यों को अपने अंदर मिलाकर मौर्य साम्राज्य के रूप में उभारा। मगध ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख बड़े राज्यों ने इनके प्रमुख क्षेत्रों को अलग कर लिया। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा शाक्त मुक्त सेना का निर्माण किया। 180 ईस्वी के आरंभ में मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी, शाक, पारथी तथा अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 30वीं शताब्दी के आगे का समय जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत स्वर्णिम काल कहलाया। तमिल के संगम साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 200 से 200 ईसा पूर्व तक दक्षिण प्रायद्वीप पर चेर राजवंश, चोल राजवंश तथा पांड्य राजवंश का शासन था, जिन्होंने बड़े स्तर पर भारत और रोम के व्यापारिक संबंध और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों के साथ व्यापार किया। 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य ने बृहद गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन कर निर्धारण की एक जटिल प्रणाली बनाई। ये प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई। गुप्त साम्राज्य में भक्ति का आधारित हिंदू धर्म का प्रचलन हुई। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म और दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले, जो संस्कृत में रचा गया। मध्यकालीन भारत 600 से 1200 के बीच का समय क्षेत्रीय राजाओं में सांस्कृतिक उत्थान के युग में रूप में जाना जाता। कन्नौज के राजा हर्ष ने 606 से 647 तक गंगा के मैदानी क्षेत्र में शासन किया और उसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु झारखंड के चालुक्यों ने उन्हें हरा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन बंगाल के पाल शासकों ने उसे हारना पड़ा। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर और विस्तार करने का प्रयास किया तो पल्लवों ने उन्हें पराजित कर दिया, जिनका सुदूर दक्षिण में पांड्यों और तथा चोलों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था। इस काल में कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं था और लगातार मूल भूमि की तुलना में दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का क्रम जारी था। इस अवधि में नए शासन के कारण जाति में बांटे गए सामान कृषकों के लिए कृषि करना और सहज हो गया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय मतभेद होने लगे। 6 और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और उससे उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानों ने लोगों को राजधानी के आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बसे बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी के बाद घुमंतु मुस्लिम वंशों ने जातीय तथा धर्म द्वारा संगठित तेज घोड़ों की युक्ति
बड़ी सेना के द्वारा उत्तर पश्चिम मैदानों पर बार बार आक्रमण किया। अंततः 1206 इस्लामिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिन्हें उत्तर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों को स्वयं के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण से भारत की रक्षा की सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत स्व परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया। इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय साम्राज्य को प्रभावित किया। प्रारंभिक आधुनिक भारत 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश की आंतरिक शासकीय अराजकता का फायदा उठाया। हालांकि अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने से देश में आए और आंतरिक विद्रोह करवाने की कोशिश की, ताकि वे आपस में लड़ाई करवाकर भारतीयों को कमजोर कर सके। इसमें वे कामयाब हुए और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश भर पर शासन करने में सफल हुए। वास्तव में ये शासन की दृष्टि से नहीं आए, बल्कि वे देश की भोली भाली जनता को लूटना चाहते थे, क्योंकि भारत देश में बाहर से आया हर कोई मेहमान होता है और उसे वे देवता का दर्जा देते हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे आंतरिक अशांति इस प्रकार फैलाई कि सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बलदा, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया। ऊंची नीची जातियों में विभाजन किया। मुस्लिम धर्म वालों को धक्के से गाय माता की हत्या करवाने में लगा दिया और फिर हिंदुओं को बोला कि देखो, आपके मुस्लिम भाई आपकी माता की हत्या कर रहे हैं, ये तो आपके भाई कहलाने के लायक भी नहीं। इस प्रकार देखते ही देखते दंगा फैला दिया। लेकिन 1847 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से भी जाना जाता, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक भारत 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के प्रचार और विश्व पटल पर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तन एवं आंदोलनों की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसी सदी में भारत के सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी एवं एक नजर कोणार्क 13वीं शताब्दी में बने उड़ीसा के सूर्य मंदिर में स्थित ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। अहिंसावादी एवं क्रांतिकारीवादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक बहुजाति तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जाति विद्वेष का शिकार होना पड़ा। क्षेत्रीय असंतोष और
विद्रोह भी हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहे, पर इसकी धर्मनिरपेक्षता तथा जनतांत्रिकता केवल 1900 से 1974 से 77 को छोड़कर तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आज छोड़ रही भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद हैं, जिसके कारण छोटे पैमानों पर युद्ध का भी सामना करना पड़ा। 1962 में चीन के साथ तथा 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां हो चुकी हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद 1998 में 5 और परीक्षण किए गए। 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारीकरण की बदौलत आज देश सबसे तेजी से विकासशील राष्ट्रों की सूची में आ गया है। भारत सरकार भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी 2 सदनात्मक संसद वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अंतर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विविध आधारों पर भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र क्रमबद्ध सूचियों में क्षेत्रफल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, मानव विकास, आईएसओ लघु नाम भारत और राजधानियां। अपराध दर, अल्प भार लोग, आर्थिक मुक्ति, उच्चतम बिंदु, ऊर्जा उत्पादन क्षमता, एचआईवी जागरूकता, कर राजस्व, मानव विकास सूचकांक, गृह स्वामित्व, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय, टीकाकरण, आच्छादन, टीबी स्वामित्व, नाम व्युत्पत्ति, निर्धनता, परिवार आकार, पूजा स्थल, प्रजनन दर, बाल पोषण, बिजली उपलब्धता, बेरोजगारी दर, मतदाता संख्या, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, मीडिया पहुंच, मोटापा, लिंगानुपात, लोकसभा सीटें, बनावरण, वाहन घनत्व, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर, स्वच्छ पेयजल पहुंच आदि। भारत का संघीय ढांचा है, इसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा सशक्त है। उसे आमतौर पर अर्ध संघीय मतलब सेमी फेडरल कहा जाता रहा है, पर 1990 के दशक में राजनीति, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के साथ इसकी रूपरेखा धीरे धीरे और अधिक संघीय फेडरल होती जा रही है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विस्थापिका। विस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं: उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं अथवा राज्य परिषद तथा निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा में 265 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में 554 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के ज्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिए आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। कार्यपालिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख है, की भूमिका अधिकतर अनुषांगिक ही है। उसके
दायित्व में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों, विधायक पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना प्रमुख है। वह भारतीय सेनाओं का प्रमुख सेनापति भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं और इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या गठबंधनों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान में किसी उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है, पर समय समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लोकसभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर ही अपने कार्यकाल में बने रह सकते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा त्रिस्थिति है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसके प्रधान न्यायाधीश हैं, 24 उच्च न्यायालय और बहुत सारी निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल न्यायाधिकरण ओरिजिनल जुडिशियस और उच्च न्यायालय के ऊपरी अपीली न्यायाधिकरण कार के मामलों दोनों को देखने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायाधिकार में मौलिक अधिकारों के हनन के अलावा राज्यों और केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य और केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक ठहराने के अधिकार हैं। भारत में 24 उच्च न्यायालयों के अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। संविधान ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार दिए हैं, जिनमें संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सम्मिलित है। राजनीति, भारत की राजनीति, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 40 से भी अधिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जिसकी नीतियों को केंद्रीय दक्षिणपंथी या रूढ़िवादी माना जाता है, के नेतृत्व में एक केंद्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पार्टियों में सबसे बड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, जिसे भारतीय राजनीति में केंद्र वामपंथी या उदार माना जाता है। 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का था। 1950 में गणराज्य के घोषित होने से 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा, पर तब से राजनीतिक पटल पर भाजपा और कांग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पड़ी है। 1980 के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नए दौर की शुरुआत की है। गणराज्य के पहले 3 चुनाव में 1951, 1952, 1962 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने आसान जीत पाई। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने और 1966 में उनकी खुद की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1967 में और 1971 के चुनाव में जीतने के बाद 1977 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1974 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस घोषणा और इससे उपजी आम नाराजगी के कारण 1977 के चुनाव में नवगठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और पूर्व में कांग्रेस के सदस्य और नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। ये सरकार सिर्फ 3 साल चली और 1980 में हुए चुनावों में जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री बने। 1984 के चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद 1989 में नवगठित जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा ने वाम मोर्चाओं के बाहरी समर्थन के
से सरकार बनाई जो केवल 2 साल चली। 1999 के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। 1996 के चुनावों के बाद 2 साल तक राजनीति उथल-पुथल का वक्त रहा, जिसमें कई गठबंधन सरकारें आईं और गईं। 1996 में भाजपा ने केवल 13 दिन के लिए सरकार बनाई, जो समर्थन न मिलने के कारण गिर गई। उसके बाद 2 संयुक्त मोर्चों की सरकार आई, जो कुछ लंबे समय तक चली। ये सरकारें कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थी। 1998 में चुनाव के बाद भाजपा एक सफल गठबंधन बनने में सफल रही। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजस्व या एनडीए नाम के इस गठबंधन की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2004 के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और उसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने वामपंथी और गैर भाजपा सांसदों के सहयोग से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 5 साल तक शासन चलाया। 2009 के चुनाव में यूपीए और अधिक सीटें जीता, जिसके कारण ये साम्यवादी कम्युनिस्ट दलों के बाहरी सहयोग के बिना ही सरकार बनाने में कामयाब रहा। कि इसी साल मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 लगातार कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2014 के चुनाव में 1984 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और भाजपा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। सैनिक शक्ति। भारतीय सशस्त्र सेना और भारत के अर्धसैनिक बल लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत की सशस्त्र सेना में एक थल सेना, नौसेना और वायुसेना है और अर्धसैनिक बल, तटरक्षक जैसे सामरिक और साहसिक बल विद्यमान है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत विराट एवं विक्रमादित्य। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। 1950 के दशक में भारत ने दृढ़ता से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय कॉलोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रित पर पड़ोसी देशों में संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव, श्रीलंका और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा। हालांकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में 4 बार युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए। कश्मीर विवाद इन युद्धों के प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य पर आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंधों के कारण सन 1960 के दशक से सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। आज रूस के साथ सामरिक संबंधों को जारी करने के अलावा भारत विस्तृत इजराइल और फ्रांस के साथ रक्षा संबंध रखा है। हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 10,000 राष्ट्र सैनिक और पुलिस कर्मियों को 4 महाद्वीपों पर भर में 35 संयुक्त राष्ट्र शांति
अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत की विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, खासकर उत्तर पूर्व एशिया शिखर बैठक और G20 बैठक में सक्रिय भागीदार रहा। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। अब भारत एक पूर्व की ओर देखो नीति में भी सहयोग किया। ये आसियान देशों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया भी मदद किया है। ये विशेष रूप से निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास। 1974 में भारत अपने पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और आगे 1998 में भूमिगत परीक्षण किया, जिसके कारण भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारत के पास अब तरह तरह के परमाणु हथियार हैं। भारत अभी रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान बना रहे हैं। हालांकि भारत एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक, सामरिक और सैन्य सहयोग बढ़ गया है। 2008 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार था और परमाणु प्रसार संधि NPT के पक्ष में नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG से छूट प्राप्त है। भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी और वाणिज्य पर पहले प्रतिबंध समाप्त। भारत विश्व का छठा वास्तविक परमाणु हथियार राष्ट्र बन गया है। NSG छूट के बाद भारत भी रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित देशों के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2014-15 के केंद्रीय आंतरिक बजट में रक्षा आवंटन में 10% बढ़ोतरी करते हुए 2,24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2013-14 के बजट में ये राशि 2,02,3 करोड़ रुपए थी। 2012-13 में सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 2011 से 12 में ये राशि 1,64,415 करोड़ थी। साल 2011 में भारतीय रक्षा बजट 36.03 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। यह सकल घरेलू उत्पाद का 183% है। 2008 के एक सिरपी रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रय शक्ति के मामले में भारतीय सेना के सैन्य खर्च 72.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। साल 2011 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के वार्षिक रक्षा बजट में 11.6% की वृद्धि हुई। हालांकि ये पैसा सरकार की अन्य शाखाओं के माध्यम से सैन्य की ओर जाते हुए पैसों में शामिल नहीं होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। बजट करोड़ रुपए में 1,05,600 करोड़ 2008 में, इसको बढ़ते हुए आगे देखा जा सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी नीति भाजपा सरकार ने मेक इन इंडिया नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बनाने की लक्ष्य की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घरानों में बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजना घोषित की गई। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी समूह के साथ साझेदारी में राफेल लड़ाकू विमान तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान F-16 का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की घोषणा की है। अन्य प्रतिष्ठित समूह जैसे L&T, महिंद्रा, कल्याणी आदि भी कई परियोजनाओं के निर्माण की पहल कर चुके हैं, जिनमें तोपें, असलहा, जलपोत व पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। रूस के साथ कामोव हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत में करने के लिए समझौता हुआ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
भारत के राज्य। वर्तमान में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है। हालांकि पांडिचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार भी है। अंटार्कटिका और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री पर भी भारत के वैज्ञानिक स्थल हैं। यद्यपि अभी तक कोई वास्तविक आधिपत्य स्थापित नहीं किया गया। राज्यों के नाम निम्नवत है। कोष्ठक में राजधानी का नाम दिया गया है। ये भारत का चित्र है, मानचित्र है। भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के एक क्लिक करने के योग का नक्शा है। ये राज्य हैं भारत में। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। राज्य उत्तराखंड है, जिसकी राजधानी देहरादून है। राज्य उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्य कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। राज्य नागालैंड, राजधानी कोहिमा है। राज्य पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है। राज्य पंजाब, राजधानी चंडीगढ़ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गोवा की राजधानी पणजी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। झारखंड की राजधानी रांची है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब इसी क्रम में हम केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दमन और दीव की दमन है। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। पांडुचेरी की पांडुचेरी है। लक्षद्वीप की कवांती है। दिल्ली की नई दिल्ली है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसका पूरा नाम दादर एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप है। भारत के सबसे बड़े शहर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। मुंबई, शहर का नाम मुंबई। शहर, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तीसरे नंबर पर बेंगलुरु कर्नाटक है। चौथे नंबर में हैदराबाद का तेलंगाना है। चौथे नंबर पर अहमदाबाद का गुजरात है। 11वें नंबर पर कानपुर है, जिसका जो उत्तर प्रदेश का है। 12वें नंबर पर लखनऊ शहर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का है। 13वें नंबर में नागपुर है, जो महाराष्ट्र राज्य का है। 14वें नंबर पर इंदौर है, जो मध्य प्रदेश राज्य का है। 15वें नंबर में थाने है, जो महाराष्ट्र का है। चेन्नई तमिलनाडु का है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का शहर है। सूरत गुजरात का शहर है। पुणे महाराष्ट्र का शहर है। जयपुर राजस्थान का शहर है। 17वें नंबर में विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। पटना 19वें नंबर में पटना, जो बिहार का शहर है। 20वें नंबर लुधियाना, जो पंजाब का है। भाषाएं, भारत में कौन कौन सी भाषाएं चलती है? भाषाएं, भारत की भाषाएं। भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी को सह राजभाषा का स्थान दिया गया है। 1947 से 1950 के संविधान के निर्माण के समय देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा और हिंदी अरबी अंकों की अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को संघ या केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा बनाया गया था और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचलन को
बढ़ाकर उन्हें हिंदी भाषी राज्यों के समान स्तर पर आने तक के लिए 15 वर्षों तक भारत के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए इसे सहायक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान के अनुसार ये व्यवस्था 1950 में समाप्त हो जाने वाली थी, लेकिन तमिलनाडु राज्य के हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन और दिल्ली भाषी राज्यों राजनीतिक विरोध के परिणामस्वरूप संसद ने इस व्यवस्था की समाप्ति को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। इस वजह से वर्तमान समय में केंद्रीय सरकार में काम हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में होता है और राज्यों में हिंदी अथवा अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में काम होता है। केंद्र और राज्यों और अंतर्राज्यीय पत्र व्यवहार के लिए यदि कोई राज्य ऐसी मांग करे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का होना आवश्यक है। भारतीय के संविधान एक राष्ट्र भाषा का वर्णन नहीं करता। हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक को बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। हालांकि हिंदी का उपयोग अनिवार्य नहीं है और अन्य आधिकारिक भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 अन्य भाषाओं का वर्णन है, जिन्हें भारत में आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुसार सरकार इस भाषाओं के विकास के लिए प्रयास करेगी और अधिकृत राजभाषा हिंदी को भी अधिक समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करेगी। 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएं ये हैं: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, मैथिली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा, कश्मीरी, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, उर्दू, सिंधी, संथाली। राजभाषा भाषाओं की आधिकारिक स्थिति इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। असम में असमिया और अंग्रेजी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। उड़ीसा राज्य में उड़िया बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। झारखंड में हिंदी बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। त्रिपुरा में बांग्ला और क्रोकोबोराक बोली जाती है। नागालैंड में अंग्रेजी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। बिहार में हिंदी बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। मिजोरम में मिजो बोली जाती है। मेघालय में अंग्रेजी, खासी भाषा और गारो भाषा बोली जाती है। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। भूगोल और जलवायु। भारत का भूगोल। भू आकृत विशेषताएं। भारत पूर्वी तौर पर भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उपखंड है। भारत प्राचीन काल में ये प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और अफ्रीका और अटलांटिका के साथ जुड़ी हुई थी। करीबन 9 करोड़ वर्ष पहले क्रीटेशियल काल में भारतीय प्लेट 15 सेंटीमीटर वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगी और ईसोसेन पीरियड में यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित तटीय भू संस्कृति के अवसादों के वलन द्वारा ऊपर उठने से तिब्बत पठार और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। सामने की द्रोणी में बाद में अवसाद जमा हो जाने से सिंधु गंगा मैदान बना। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर गतिशील है और हिमालय की ऊंचाई में अभी भी 2 मिमी प्रति वर्ष की गति से उत्थान हो रहा है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला और मोड़दार
पहाड़ों से बनी है। ये पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई, जिसकी चौड़ाई 150 से 200 मील तक है। ये संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और इसमें अनेक चोटियां हैं। 24,000 फुट से अधिक चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,28 फुट है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय के दक्षिण सिंधु गंगा मैदान है, जो सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। हिमालय शिवालय की तलहटी में, जहां नदियां पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती हैं, एक संकीर्ण पेटी में कंकड़ पत्थर निर्मित निरपेक्ष पाया जाता है, जिनमें नदियां अंतर्धान हो जाती हैं। इस ढालुका क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश है, जहां विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। ये क्षेत्र दलदलों और जंगलों से भरा है। तराई के दक्षिण में जलोढ़ मैदान पाया जाता है। मैदान में जलोढ़ दो किस्म के हैं, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये अपेक्षाकृत ऊंची भूमि में पाया जाता है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसमें कहीं कहीं चूने के कंकड़ मिले होते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये नदियों की बाढ़ के मैदान तथा डेल्टा प्रदेश में पाया जाता है, जहां नदियां प्रतिवर्ष नई तलछट जमा करती हैं। उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है, जो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है और मुक्ताकड़ी तथा दानेदार कलांतर चट्टानों से बना है। पठार तीन और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा। उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्याचल प्रतापी ढाल बनता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और पूर्व की ओर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा के दक्षिण अजंता की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपी के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट नामक पहाड़ियां हैं। कई महत्वपूर्ण और बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और कृष्णा भारत से होकर बहती हैं। भारत की जलवायु में क्या परिवर्तन है? कोपेन के वर्गीकरण में भारत में 6 प्रकार की जलवायु का निरूपण है, किंतु यहाँ ये भी गत्वांक है कि भू आकृति के प्रभाव में छोटे और स्थानीय स्तर पर भी जलवायु में बहुत विविधता और विशिष्टता मिलती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुवीय जैसी एक और ये पूर्वांतर भारत में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। नंबर 1 अल्पाइन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क उष्णकटिबंधीय नम, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती रही, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, जिन्हें हम उनके परंपरागत नामों से तुलनात्मक रूप से निम्नवत लिख सकते हैं। शीत ऋतु, जिसे इंग्लिश में विंटर बोलते हैं, दिसंबर से मार्च तक, जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी भारत में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु, समर या प्री मानसून, अप्रैल से जून तक, जिसमें मई सबसे गर्म महीना होता है। औसत तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु, मानसून या रेन्य, जून से सितंबर तक, जिसमें सर्वाधिक वर्षा अगस्त महीने में होती है। वस्तुतः मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन लौटना दोनों क्रमिक रूप से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका समय अलग अलग होता है। सामान्यतः 1 जून को केरल तट पर मानसून के आगमन तारीख होती है। इसके ठीक बाद ये पूर्वांतर भारत में पहुंचता है, क्रमशः पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील होता है। इलाहाबाद में मानसून के पहुंचने की तिथि
18 जून मानी जाती है और दिल्ली में 29 जून मानी जाती है। शरद ऋतु पोस्ट मानसून उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मौसम साफ और शांत रहता है और अक्टूबर में मौसम लौटना शुरू हो जाता है, जिससे तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। भारत के मुख्य शहर हैं दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलुरु। भारत के शहर अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? मुद्रा स्थानांतरण की दर से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें और क्रय शक्ति के अनुसार 30वें स्थान पर है। वर्ष 2003 में भारत में लगभग 8% की दर से आर्थिक वृद्धि हुई है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति की दर से मात्र 3,262 अमेरिकन डॉलर है, जो कि विश्व बैंक के अनुसार 125वें स्थान पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 265 मार्च 2009 के अनुसार अरब अमेरिकी डॉलर है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी है। यद्यपि 1/4 भारतीय अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तीव्रता से बढ़ती हुई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कारण मध्यम वर्ग में वृद्धि हुई है। 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार की नीति ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई। 1991 के बाद में हुए आर्थिक सुधारों ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कृषि पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता कम की और कृषि का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 25% है। दूसरे प्रमुख उद्योग हैं उत्खनन, पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न, चलचित्र, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं तथा सजावटी वस्तु। भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र उसके प्रमुख महानगरों के आसपास स्थित हैं। हाल ही के वर्षों में $1720 करोड़ अमेरिकी डॉलर वार्षिक आय 2004-05 के साथ भारत सॉफ्टवेयर और बीपीओ सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इसके साथ ही कई लघु स्तर के उद्योग भी हैं, जो कि छोटे भारतीय गांव और भारतीय नगरों के कई नागरिकों को जीविका प्रदान करते हैं। पिछले भारत में वित्तीय संस्थाओं ने विकास की बड़ी भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम इंग्लिश में आईटी बोलते हैं, भारत के सबसे अधिक विकासशील उद्योगों में से एक है। वार्षिक आय 2850 करोड़ डॉलर। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। वित्तीय संस्थाओं में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। केवल 30 लाख विदेशी पर्यटकों के प्रतिवर्ष आने के बाद भी भारतीय पर्यटन राष्ट्रीय आय का एक अति आवश्यक परंतु कम विकसित स्रोत है। पर्यटन उद्योग भारत की जीडीपी का कुल 5.3% है। पर्यटन 10% भारतीय कामगारों को आजीविका देता है। वास्तविक संख्या 4.2 करोड़ है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग $400 करोड़ प्रदान करता है। भारत प्रमुख व्यापार सहयोगी है अमेरिका, जापान, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत के निर्यात में कृषि उत्पाद, चाय, कपड़ा, बहुमूल्य रत्न व आभूषण, सॉफ्टवेयर सेवाएं, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं, जबकि उसके आयातों में कच्चा तेल, मशीनरी, बहुमूल्य रत्न, उर्वरक, फर्टिलाइजर तथा रासायनिक प्रमुख हैं। वर्ष 2004 के लिए भारत के कुल निर्यात $6,918 करोड़ के थे, जबकि उसके आयात $8,933 करोड़ थे। दिसंबर 2013 के अंत में भारत कुल विदेशी कर्ज 460.0 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें कि दीर्घकालिक कर्ज 33.3 अरब तथा अल्पकालिक कर्ज 52.7% अरब
अमेरिकी डॉलर 21.8% था। कुल विदेशी कर्ज में सरकार का विदेशी कर्ज 76.4 अरब अमेरिकी डॉलर कुल विदेशी कर्ज का 17.9% था। बाकी में व्यावसायिक उधार, एनआरआई जमा और बहुउद्देशीय कर्ज आदि हैं। जनसांख्यिकी है। भारत के लोग, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की विभिन्नताओं से भरी जनता में भाषा, जाति और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द और समरसता के मुख्य सूत्र हैं। भारत में धार्मिक समूह 2011 की जनगणना के अनुसार लिए गए हैं। धार्मिक समूह हिंदू 80% के करीब है, मुस्लिम 14% के करीब है, ईसाई 2% के करीब है, सिख 1.72% है, बौद्ध 0.70% है, जैन 0.37% है, निर्धर्मी 0.24% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% साक्षरता है, जिसमें से 82.14% पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता 64.46 है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 940 महिलाएं हैं। काम भागीदारी दर कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का भाग 39.1% है। पुरुषों के लिए यह दर 41.7% है, स्त्रियों के लिए 25.6% है। भारत की 1000 जनसंख्या 22.32 जन्मों के साथ बढ़ती जनसंख्या के आधे लोग 22.66 वर्ष से कम आयु के हैं। हिंदू, यद्यपि भारत में 79.80% या 96.62 करोड़ जनसंख्या हिंदू है। 14.23% या 17.22 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत विश्व में मुसलमानों की संख्या में भी इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। अन्य धर्मावलंबियों में ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, जैन 0.37%। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। इस चित्र में गोवा का एक मंदिर दर्शाया गया है। यहूदी, पारसी, अहमदी और बहराई आदि धर्मीय हैं। नास्तिक 0.24 या 38.37 लाख हैं। भारत के प्रमुख सूत्रों द्रविड़ भाषाओं का स्रोत भी है। भारत का संविधान कुल 23 भाषाओं में मान्यता देता है। हिंदी, अंग्रेजी, केंद्रीय सरकार द्वारा सहयोगी कामकाज के लिए उपयोग की जाती है। संस्कृत और तमिल जैसी अति प्राचीन भाषाएं भारत में ही जन्मी हैं। संस्कृत संसार की सबसे सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसका विकास यथास्वामित्व नाम की अति प्राचीन भाषा बोली से हुआ है। तमिल के अलावा सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। हालांकि संस्कृत और तमिल में कई शब्द समान हैं। कुल मिलाकर भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत की जनजातियां। गोंड भारत की जनजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका शासन है। भील देश के सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। इस जनजाति का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। ये जनजाति प्राचीन समय में एक कबीले में न रहकर देश के कई क्षेत्रों पर शासन किया है। भील जनजाति देश में भील रेजिमेंट और भील प्रदेश चाहती है। मीना राजस्थान की जनजाति है। मध्य प्रदेश में मीनाओं को पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है। नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। देश में नागा रेजिमेंट है। गारो एक जनजाति है। भूमिज भारत की सबसे प्राचीन जनजाति
पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक धरोहर बहुत संपन्न है। यहाँ की संस्कृति अनोखी है और वर्षों से इसके कई अवसर अब तक अक्षुण्ण है। आक्रमणकारियों और प्रवासियों से विभिन्न चीजों को समेट कर ये एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। आधुनिक भारत का समाज, भाषाएं, रीति रिवाज इत्यादि इसका प्रमाण है। ताजमहल और अन्य उदाहरण इस्लाम प्रभावित स्थापित कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ताजमहल विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। ये ताजमहल का चित्र है। भारतीय समाज बहुधार्मिक, बहुभाषी तथा मिश्र सांस्कृतिक है। परंपरागत भारतीय परिवार मूल्यों को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विभिन्न धर्मों के इस भूभाग पर कई मन भावन पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, दशहरा, पोंगल तथा ओणम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर आदि भी बहुत लोकप्रिय हैं। गुम्पा नृत्य एक तिब्बती बौद्ध समाज का सिक्किम में छिपा नृत्य है। ये बौद्ध नव वर्ष पर किया जाता है। ये आपकी फाइल फोटो है। भारत में संगीत और नृत्य की अपनी शैलियां भी विकसित हुई हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। भारतनाट्यम, उड़ीसी कथक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैलियां हैं। हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत। भारतीय परंपरागत संगीत की दो प्रमुख धाराएं हैं, लोक नृत्यों में शामिल हैं पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, झारखंड का झुमझर और डम, कच्छ झारखंड का, उड़ीसा का छाऊ, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया और गरबा, कर्नाटक यक्षगान, महाराष्ट्र का लावनी, गोवा का दखनी। हालांकि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। वर्तमान में फुटबॉल, हॉकी और टेनिस में भी बहुत भारतीयों की अभिरुचि है। देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 1983 और 2011 में 2 बार विश्व कप और 2007 का T20 विश्व कप जीत चुकी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003 में वह विश्व कप के फाइनल तक पहुंची थी। 1930 तथा 40 के दशक में हॉकी भारत में अपने चरम पर थी। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को बहुत प्रसिद्धि दिलाई और एक समय भारत ने अमेरिका को 24-0 से हराया था, जो अब तक विश्व कीर्तिमान है। शतरंज के जनक देश भारत के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वैश्वीकरण के इस युग में शेष विश्व की तरह भारतीय समाज पर भी अंग्रेजी और यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। बाहरी लोगों की खूबियों को अपनाने की भारतीय परंपरा का नया दौर कई भारतीयों की दृष्टि में रुचि नहीं है। एक खुले समाज के जीवन का यत्न कर रहे लोगों को मध्य वर्गीय और वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। कुछ लोग इसे भारतीय परंपरागत मूल्यों का हनन भी मानते हैं। विज्ञान तथा साहित्य में अधिक प्रगति न कर पाने की वजह से भारतीय समाज यूरोपीय लोगों पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में लोग विदेशी आविष्कारों का भारत में प्रयोग अनुचित भी समझते हैं। भारतीय पर्व, भारत में कई सारे पर्व मनाए जाते हैं जिनमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, दिवाली, होली, नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा और ईद पूरे देश में मनाई जाती है। इसके अलावा अन्य पर्व राज्यों के अनुसार होते हैं। सिनेमा और टेलीविजन, भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सिनेमा का उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ असमिया, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु भाषाओं के क्षेत्रीय सिनेमाई परंपराएं भी मौजूद हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय फिल्म राजस्व में 75% से अधिक का हिस्सा है। भारत में सितंबर 2016 से 2200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमा घर थे तथा इसके 2019 तक 3000 तक बढ़ने की अपेक्षा की गई थी। 1959 में भारत में टेलीविजन का प्रसारण
राज संचालन संचार के माध्यम से के रूप में हुआ था और अगले 2 दशक तक इसका धीमी गति से विस्तार हुआ। 1990 के दशक में टेलीविजन प्रसारण पर राज्य के एकाधिकार समाप्त हो गया और तब से उपग्रह चैनलों ने भारतीय समाज की लोकप्रिय संस्कृति को आकार दिया। आज भारत में टेलीविजन मनोरंजन का सबसे प्रचलित माध्यम है तथा इसकी पैठ समाज के हर वर्ग तक फैली है। उद्योगों के अनुमान है कि भारत में 2022 तक 462 मिलियन उपग्रह या केबल कनेक्शन के साथ कुल 554 मिलियन से अधिक टीवी उपभोक्ता हैं। मनोरंजन के अन्य साधनों में प्रेस मीडिया 350 मिलियन, रेडियो 156 मिलियन, इंटरनेट 37 मिलियन भी शामिल है। पाक शैली खान पान। भारतीय खान पान बहुत ही समृद्ध है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का खाना पसंद किया जाता है। भारतीय व्यंजन विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। विदेश संबंध। भारत के वैदेशिक संबंध। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत के अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। 1950 के दशक में भारत ने पुरजोर रूप से अफ्रीका और एशिया की यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक अग्रणी की भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत 2 पड़ोसी देशों के निमंत्रण पर सेना के साथ द्वारा संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया, एक श्रीलंका में और दूसरा मालदीव में। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ एक तनाव भरा संबंध है और दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध हुआ था। 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। कश्मीर विवाद इन युद्धों का प्रमुख कारण था। 1962 के भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के साथ सैन्य संबंधों में बहुत बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक के अंत में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी थी। रूस के साथ तो सामरिक संबंधों के अलावा भारत का इजरायल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध। हाल के वर्षों में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। भारत ने 1 लाख सैन्य और पुलिसकर्मियों को 4 महाद्वीपों भर में संयुक्त राष्ट्र के 35 शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, सबसे खासकर पूर्वी एशिया के शिखर बैठक और G8-5 में एक सक्रिय भागीदारी निभाई है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये समाप्त होता है भारत का जीवन परिचय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।